की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि इस कहानी के अंदर ना तो कोई सबूत था, ना कोई पुलिस के पास में ऐसा क्लू था, और उसके बावजूद भी पुलिस ने इस केस के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत की। पुलिस ने जिस मेहनत, जिस मशक्क़त के साथ में ये केस सुलझाया, यकीनन दोस्तों पुलिस के कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जिसमें सैल्यूट करने को मन करता है। और ये जो कहानी, ये जो केस मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये उसी में का एक केस है। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से सटी हुई एक जगह लगती है नोएडा। नोएडा को बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि दिल्ली का पार्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसी नोएडा के अंदर एक थाना आता है, बिसरख थाना। और इसी बिसरख थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, हैबतपुर गांव। ये जो हैबतपुर गांव है, इसी गांव के अंदर 18 मई साल 2023 की सुबह सुबह के वक्त, अच्छा अमूमन गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए या तो खेतों पे जाते हैं या फिर नदी नालों या फिर तालाबों के किनारे जाते हैं, ताकि वहाँ पर पानी का बंदोबस्त हो उनके लिए। लिहाजा इसी बीच में 18 मई साल 2023 को कुछ लोग इसी हैबतपुर गांव में एक तालाब पर सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस तालाब पर पहुंचते हैं, उस तालाब के अंदर ये जो चीज़ें देखते हैं, उसके बाद में ना चाहते हुए भी इन लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तालाब के अंदर जो कुछ इन लोगों ने देखा था वो ये था कि इस तालाब के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब लिहाजा ये घबराए हुए से लोग गांव की तरफ भागते हैं, गांव से कुछ लोगों को बुला के लेके आते हैं। उसके बाद में तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है बिसरख थाने के अंदर। 100 नंबर की पुलिस भी पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद में जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को उस तालाब से बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो डेड बॉडी थी उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी है, और शायद 2 से 3 दिन से ये डेड बॉडी इसी तालाब के अंदर पड़ी है, क्योंकि डेड बॉडी जो थी वो पूरी तरीके से फूल चुकी थी। लेकिन बॉडी और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, उस बॉडी के बाल देखने के बाद में, पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि ये डेड बॉडी है, ये किसी महिला की डेड बॉडी है। अब दोस्तों, पुलिस वालों को देखने से ये तो पता चल रहा था कि डेड बॉडी किसी महिला की डेड बॉडी है, लेकिन किसकी है इसके बारे में पुलिस वालों के पास में भी कोई एविडेंस नहीं था। और डेड बॉडी के पास में भी ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई पर्चा, ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो उस डेड बॉडी को लेते हैं, सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, लेकिन यहाँ पर अगर कत्ल हुआ था तो कत्ल किसका हुआ था ये पता करना, फिर कत्ल किसने किया था, ये सारी चीज़ें पता करना पुलिस का एक तरीके से फ़र्ज़ था। लिहाजा पुलिस भी अपने फ़र्ज़ पर बहुत अच्छे से काम करती है। और उसके बाद में जो डेड बॉडी जो थी, इसके बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि कोई ऐसा है जो इस महिला को जानता हो, या फिर किसी के घर की कोई महिला गायब हो। लेकिन दोस्तों, पुलिस की किस्मत कहें या फिर कुछ और, कि पुलिस जिस तरीके से मेहनत कर रही थी, उस तरीके से पुलिस को इस केस के अंदर कामयाबी मिल नहीं पा रही थी। जिस किसी से भी पूछताछ की जाती, हर कोई यही कहता कि साहब, ना हमारे घर से कोई महिला गायब है और ना हम लोग इस महिला को जानते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस महिला की डेड बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद में अब अलग अलग जगह पर और अलग अलग गाँव में घर घर दरवाजे जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन फिर वही मुश्किल। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डेड बॉडी जो थी वो 2 से 3 दिन पुरानी थी, और डेड बॉडी जो थी पूरी तरीके से फूल चुकी थी। जगह जगह की जिस्म की जो खाल थी वो भी सड़ चुकी थी। तो ऐसे में अगर किसी के घर की कोई महिला हो भी तो वो भी शायद पहचानने से इनकार कर दे। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे पता चलेगा। अब उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि आस पड़ोस में जितने भी थाने हैं उन सारे ही थानों में सूचना भिजवा दी जाती है। अगर थानों में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई आएगा तो उसके बाद में वो आएगा, हम उसे डेड बॉडी दिखाएंगे, डेड बॉडी को क्लेम करेगा, लेके जाएगा। हम लोग मोटिव पूछेंगे तो कातिल तक पहुंच सकते हैं। यही सारी चीज़ सोचकर पुलिस जो थी अपनी जो सूचनाएं थी वो अलग अलग थानों में भिजवा देती है। लेकिन दोस्तों, लगातार दिन गुजरते रहते हैं और ना तो कोई ऐसा था जो पुलिस थाने में आया था और जिसने ये बताया हो कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए, हमारे घर से कोई व्यक्ति गायब है, और ना ऑलरेडी पुलिस थानों के अंदर इस तरीके का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद था। अब दोस्तों, समय तो लगातार गुजरता चला जाता, लेकिन पुलिस को दोनों ही तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। ना तो लड़की के गुमशुदा होने के समय कोई रिपोर्ट लिखाई गई थी, और ना लड़की के मर्डर के बाद कोई रिपोर्ट लिखाई गई थी। यानी जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस को ये लगता है कि इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा दूर की हो कि उसके परिवार वालों ने अपने इलाके के थाने में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई हो, और लड़की की डेथ यहाँ पे हुई है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। तो ऐसे में उस पुलिस वालों का, यानी उस थाने का और इस थाने का कोई कांटेक्ट ना हो पाया हो। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो लड़की है, इस लड़की के घर वालों ने ही इस लड़की को मारा हो, मार के उन्होंने डेड बॉडी फेंक दी हो। उसके बाद में वो क्यों कंप्लेंट लिखाएंगे जब उन्होंने ही कत्ल किया है।
यानी दोनों ही सूरतों में पुलिस के पास ना तो कोई एविडेंस था और ना पुलिस के पास में ऐसा कोई क्लू था कि जिससे पुलिस इस केस तक, इसकी जड़ तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस का महज अंदाज़ा था कि ऐसी दो थ्योरी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, थ्योरी चाहे जो भी हो, इतना तो साफ था कि पुलिस वालों को इन दोनों ही थ्योरी पे भी अगर छानबीन करनी है तो पुलिस वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, पुलिस वालों की जो टीम होती है वो एक बार फिर से अलग अलग पुलिस थाने में फिर से दूर दूर इलाकों में जाके इस तरीके की सूचना पाती है और इस तरीके की सूचना देती है कि इस तरीके से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। अगर किसी की गुमशुदगी की कहीं कोई रिपोर्ट हो तो बिसरख थाने को ज़रूर इत्तला की जाए। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी, वो डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराने के लिए जब डॉक्टर होते हैं उस डेड बॉडी को क्लीन करते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने से पहले डेड बॉडी को क्लीन किया जाता है कि जो डेड बॉडी है वो एक तरीके से साफ़ सफाई हो जाए उसकी, तो पोस्टमार्टम करने में थोड़ी आसानी होती है। अब जैसे ही उस डेड बॉडी की साफ़ सफाई की जाती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो पाते हैं कि इस महिला के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। अच्छा, जो टैटू बना हुआ है उस पर साफ पता चल रहा है कि एक नाम गुदा हुआ है, और जिस नाम को जब वो डॉक्टर्स देखते हैं तो उस पर लिखा होता है साहिबा। अब जैसे ही डॉक्टर उस नाम को देखते हैं उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में जो बिसरख थाना के SHO होते हैं अनिल राजपूत जी, उनको भेजते हैं। अब जैसे ही ये सबूत, ये एक नाम पुलिस के पास में आता है, यानी एक आइडेंटिटी पुलिस के पास में आती है कि ये मरने वाली जो लड़की है इसका नाम साहिबा है, तो पुलिस वालों को लगता है कि अब शायद हमारे पास में एक पहचान आ चुकी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस टैटू का फोटोग्राफ्स अलग अलग जगहों पर वायरल करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स, हर जगह पर वायरल करती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस हाथ पे गुदे हुए उस टैटू से उस लड़की की पहचान कर सके। और दोस्तों, पुलिस वाले इधर इस पूरे मामले के अंदर अपने अलग अलग जगहों पर जो मुखबिर होते हैं उन मुखबिर को भी एक्टिव करती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस वाले अब इस फोटो को, जो टैटू का फोटो था, उसको वायरल कर चुके थे। फोटो जो था वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, अलग अलग फेसबुक ग्रुप पे घूम रहा है, अलग अलग लोगों के मोबाइल फ़ोन पे पहुंच रहा है। इधर पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हो ऐसा जो इस टैटू की पहचान करे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, यानी 2 से 4 दिन का समय गुजर जाता है। और इसी बीच में एक शख्स पुलिस के पास आता है। वो शख्स पुलिस के पास आने के बाद में कहता है कि साहब, मैं पेशे से एक दुकानदार हूँ, मैं किराना स्टोर चलाता हूँ, लेकिन मैं इस टैटू को जानता हूँ। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि तू टैटू को जानता है, तो उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने टैटू को कहाँ देखा, कहाँ पर देखा, और ऐसा तुम कैसे जानते हो इसको। तो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि देखो साहब, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, मैं आपसे कह दूँगी ये टैटू उस घर का है, उस घर की लड़की है, और आप जाके वहाँ पर दबिश डाल लें और वहाँ पर ऐसा कुछ हो ना, बाद में मेरी बदनामी हो, मेरा नाम खराब हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इस तरीके का टैटू मैंने देखा ज़रूर है। अब पुलिस वाले पूछते हैं उससे, ठीक है, कम से कम तुम बताओ इस टैटू को तुमने कहाँ देखा। तो ये जो दुकानदार है ये बताता है कि साहब, जहाँ पर मैं दुकान चलाता हूँ वहाँ पर एक लड़की सामान लेने के लिए आया करती थी, और जब भी मैं उसे सामान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता या फिर वो सामान लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो मेरी नज़र उसके हाथ पर जब जाती थी तो मुझे टैटू बना हुआ दिखाई पड़ता था, और शायद ये वही टैटू है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस शख्स की ये बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले के चेहरे पर एक चमक आती है। उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक इसलिए आती है कि जिस केस के अंदर वो धूल झांक रहे थे, कम से कम कुछ ऐसा है जो पुलिस के हाथ लगा है। अब दोस्तों, इसी शायद को पुलिस वाले आधार बनाते हैं और इस व्यक्ति से उसका एड्रेस पूछते हैं। उसके बाद में उस व्यक्ति के घर पे पहुंचते हैं जहां की ये साहिबा थी रहने वाली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उस घर पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इस घर पर इस महिला का पति या फिर जो भी कहें एक व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र है, वो तो बहुत आराम से बैठा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं एंड पहुंचने के बाद में ये जो महिला मिली थी साहिबा, इसका फ़ोटो उस जितेंद्र को दिखाया जाता है। अब जितेंद्र जैसे ही इस फ़ोटो को देखता है तो कहता है कि साहब, ये तुम्हें कहाँ मिल गई। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो हमें नहीं मिली है, बल्कि इसकी डेड बॉडी हमें मिली है। अब जैसे ही डेड बॉडी की बात आती है इस व्यक्ति की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, इसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है, आंखों में आंसू भर आ जाते हैं, परेशान हो जाता है, बदहवास हो जाता है। उसके बाद में पुलिस वालों से कहता है कि कहाँ है डेड बॉडी। अच्छा, उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो जितेंद्र को अपने साथ लेते हैं एंड उसके बाद में उस डेड बॉडी के पास लेके पहुँचते हैं। दोस्तों, जो जितेंद्र था जब उस डेड बॉडी को देखता है तो उससे चिपट कर ज़ारों कतार रोने लगता है। इसकी आंखों में आंसू थे और रो रो कर ये अपनी पत्नी से, या फिर जो साहिबा थी, अभी पत्नी तो मैं नहीं कह सकता, अभी आप आगे जानेंगे कि इस कहानी के अंदर और क्या हुआ। तो उसके बाद में ये उस साहिबा के साथ में ज़ारों कतार रो रहा है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा रो रहा है तो फिर इससे कैसे पूछताछ करेंगे। पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति चुपे, एक तरीके से इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेटर हो, थोड़ा सा रिलैक्स ये फील करे, तो उसके बाद में हम इससे पूछताछ करें।
फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले इसे जैसे तैसे कर चुप कराते हैं एंड चुप कराने के बाद में सबसे पहला सवाल इससे पूछते हैं कि ये महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और तुम्हारी क्या लगती थी। अब जैसे ही ये व्यक्ति ये सुनता है तो उसके बाद में ये कहता है कि साहब ये महिला मेरी पत्नी थी, इसका नाम जानवी था। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं कि इसकी पत्नी थी तो फिर पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि अगर ये तुम्हारी पत्नी थी तो ये इतने दिन से गुम है तो फिर तुम्हें पता क्यों नहीं, और अगर तुम्हें पता है तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। तो उसके बाद में ये जितेंद्र कहता है कि साहब जानवी जो थी ये अक्सर मुझसे लड़ा करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, इस बार भी लड़ाई झगड़ा करके गई थी, मैंने सोचा लौट आएगी, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि डेड बॉडी मिली है तो मैं आपके साथ आया और मैंने देखा कि हाँ डेड बॉडी मिली है। अच्छा, उसके बाद में पुलिस वाले एक और सवाल करते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर इसका नाम जानवी है तो इसके हाथ पर साहिबा क्यों लिखा हुआ है। अब उसके बाद में जितेंद्र बताता है कि हाँ साहब इसका नाम साहिबा ही था और ये मुस्लिम थी, हम दोनों ने लव मैरिज की थी, तो यहाँ पे हम लोग किराए पे रहने के लिए आए थे, तो यहाँ पर हमें किराए पर एक कमरा भी चाहिए था, तो किराए पे कमरा ऐसे तो मिल नहीं पाता, ये मुस्लिम थी मैं हिंदू था, लव मैरिज की थी तो मैं किसी लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसका नाम बदल के जानवी रख दिया। और उसके बाद में ये मुझसे लड़ झगड़ कर चली गई और उसके बाद शायद इसने सुसाइड कर लिया है। अच्छा, ये जो जितेंद्र भाटी था जब ये पुलिस से ये कहता है कि शायद इसने आत्महत्या कर ली है लड़ झगड़ कर, तो पुलिस वालों को भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है ये केस 90 डिग्री तक घूम जाता है। दरअसल जिस केस को पुलिस वाले भी इस जितेंद्र भाटी की बात मानकर सच समझ रहे थे और पुलिस को लग रहा था कि इसने आत्महत्या कर ली होगी, दरअसल ये तो सीधा सीधा मर्डर केस था। और मर्डर भी ऐसा नहीं बल्कि तीन चीज़ें ऐसी थीं जो इसमें दिखाई पड़ी। पहला ये कि इस महिला की हाथ की नस काटी गई और उसके बाद में इसका गला दबाया गया और उसके बाद में इसे पानी में फेंक दिया गया। अब जैसे ये तीनों चीज़ें जुड़ी और साथ के साथ इस महिला के पेट से शराब भी मिली, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि मर्डर किया गया और मर्डर भी बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ में किया गया है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि जो जितेंद्र भाटी है ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस केस के अंदर कोई कुछ बता सकता है तो ये जितेंद्र भाटी ही बता सकता है, क्योंकि यही पुलिस से कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है। जबकि यहाँ पर तीन चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि जो एक आत्महत्या में यूज़ नहीं की जा सकती, यानी पहले नस काटना, फिर गला दबाना, फिर पानी के अंदर फेंक देना ले जाके। लिहाजा पुलिस वाले इस जितेंद्र भाटी को अब सामने बिठाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जितेंद्र भाटी के ऊपर जो भूत सवार था और जो थोड़ा सा झूठ और जो थोड़ा सी गुमराही वो कर रहा था, जो रोने धोने का नाटक कर रहा था, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं, वो सारी चीज़ें भाग जाती हैं और जितेंद्र भाटी जो था ये पुलिस की सख्ती के सामने टूटता है और उसके बाद में सारी चीज़ें तोते की तरह बताता है। जो जितेंद्र भाटी होता है ये पुलिस को बताता है कि साल 2022 में मैं एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा होता हूँ। जब ये साल 2022 में इंस्टाग्राम चला रहा होता है तो स्क्रॉल करते करते इसकी नज़र एक आईडी पे पड़ती है और ये आईडी होती है साहिबा खान नाम की। अब साहिबा खान नाम की आईडी होती है तो उसको खोल के देखता है। जब उसमें खोल के देखता है तो अलग अलग अच्छे फोटोग्राफ्स, उन फोटोग्राफ्स को ये लाइक करता है, कभी कभार हाय हेलो के मैसेज भी भेजता है। अच्छा, जब इतने सारे फोटो ये लाइक करता है, हाय हेलो के मैसेज भी भेजता है, तो कहीं ना कहीं साहिबा खान भी इसके मैसेज का रिप्लाई करती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में हाय हेलो का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि पहले दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों दोस्ती प्यार में तो बदल चुकी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि जो साहिबा खान थी ये मुस्लिम थी और जो जितेंद्र भाटी था ये हिंदू था। अब दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए तो सहमत होते नहीं, इसलिए चूंकि ये दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे तो वहाँ से घरों से भागते हैं अपने। उसके बाद में एक मंदिर में जाके शादी करते हैं और गाजियाबाद में ही सुदामापुरी में ये लोग रहने लग जाते हैं। अब शादी के बाद में थोड़ा समय गुजरता है। जो जितेंद्र भाटी था ये कैब ड्राइवर था, तो उस हिसाब से इसकी सैलरी भी उतनी थी नहीं कि जिससे जो दोनों लोग हैं वो अच्छे तरीके से अपनी खुशियां भी पूरी कर सके, यानी एक गुजारा हो सकता था, शौक पूरे नहीं हो सकते थे। इस तरीके की जितेंद्र भाटी की सैलरी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लड़की थी साहिबा खान, इसके शौक बड़े थे, इसके मेकअप इसको बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि जितने भी फोटोग्राफ्स इसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हुए थे वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स इसने मेकअप की आड़ में ही बनाए थे। और बाद में जितेंद्र भाटी को ये भी पता चला कि जो साहिबा खान है ये उम्र में उससे तकरीबन 10 साल बड़ी थी और देखने में भी उतनी कुछ खास थी नहीं, बस मेकअप का कमाल था। लेकिन अब क्या हो, शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब इसके इंस्टाग्राम से भी जितेंद्र भाटी को प्रॉब्लम होने लगी थी। इस बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता। झगड़ा इस कदर बढ़ चुका था कि अब इन दोनों के बीच में कई दिन तक बातचीत नहीं होती तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नफरत घर कर चुकी थी। लेकिन इस बीच में जो साहिबा खान थी जितेंद्र भाटी से ये भी कहती है कि तुम उसे उसके घर लेके चलो, ऐसे हम लोग कब तक अकेले रहेंगे। लेकिन जो जितेंद्र भाटी था ये साहिबा खान से कहता है कि देखो मैंने तुमसे शादी ज़रूर की है, लेकिन मेरे फैमिली वाले तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन साहिबा खान कहती है कि एक्सेप्ट करेंगे,
तुम बस उनसे बात तो करो, मैं उनको खुश करने की तमाम कोशिशें करूँगी। लेकिन दोस्तों जो जितेंद्र भाटी होता है वो कहता है ठीक है, समय आने पर हम लोग सोचेंगे। उसके बाद में 1 मई साल 2023 को जितेंद्र भाटी जो होता है ये इस सुदामापुरी को छोड़ता है। उसके बाद में बिसरख थाना जो ग्रेटर नोएडा में आता है वहाँ का रुख करता है और वहीं पर हैबतपुर गांव में ये किराए का कमरा लेता है और वहीं पर जाने के बाद में इस साहिबा का नाम बदल कर ये जान भी रख देता है। अब ये वहाँ पर रहता है, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों के बीच में आए दिन खटास, आए दिन लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके बाद में एक तारीख आती है 15 मई साल 2023 और इस 15 मई साल 2023 को ये जो जितेंद्र था ये शराब खरीद के लेके आता है। चूँकि साहिबा खान जो थी, साहिबा उर्फ जान भी, ये भी शराब की बहुत ज़्यादा आदी थी, इसको भी शराब की लत थी। तो ये पहले बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में जो साहिबा थी इसको जितेंद्र ज़्यादा शराब पिलाता है। उसके बाद में ये जब काफ़ी ज़्यादा नशे में टल्ली हो जाती है तो उसकी हाथ की नस काटता है। उसके बाद में गला दबाता है, उसकी हत्या करता है और उसके बाद में इसी हैबतपुर गांव में एक तालाब में ले जाकर उसकी डेड बॉडी को फेंक आता है। ये सोच रहा था कि यहाँ पर आकर उसे महज 15 दिन हुए हैं, ना उसे कोई जानता है, ना इस साहिबा खान को कोई जानता है। अगर डेड बॉडी लोगों को मिल भी जाएगी या पुलिस तक भी पहुँच जाएगी तो भला पुलिस को भी क्या गर्ज रहेगी कि पुलिस छानबीन करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई जानता भी नहीं है। और इसी वजह से जो जितेंद्र भाटी था ये अपने ही रूम के अंदर बड़ी मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच में इसे क्या पता था कि एक दुकानदार पहुंचेगा पुलिस के पास में और वो इस टैटू के आधार पर पहचान लेगा। दरअसल जो साहिबा थी ये दुकान पर अक्सर जाया करती थी। 10 से 15 दिन के अंदर साहिबा उस दुकान पर इतनी बार गई थी, कभी दूध लेने, कभी चीनी लेने, कभी पत्ती लेने, कभी कुछ और सौदा लेने, कभी दाल लेने, कि कहीं ना कहीं उस दुकानदार को वो टैटू बहुत अच्छी तरीके से याद था। और दुकानदार पहले तो सोच रहा था कि वो इस बारे में पुलिस को ना बताए, क्यों वो झमेले में पड़े। लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि ये वही लड़की है और ऊपर से इतने दिनों से दिख भी नहीं रही है, तो आखिरकार वो पुलिस के पास में गया और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हुआ। तो ये कहना को अगर देखा जाए तो ये केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। एक ऐसा कातिल जो कत्ल कर कर अपने कमरे में बहुत आराम से चैन की नींद सो रहा था, खाना पीना खा रहा था, उसको नहीं पता था कि वो इस तरीके से भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कातिल कितना ही चालाक हो, कितना ही सतर्क हो, कितना ही क्लेवर हो, पुलिस जब अपनी पे आती है तो भले ही चाहे कोई पुलिस के सामने ये कहने वाला ना हो कि इस केस को सुलझाओ, उसके बावजूद भी पुलिस उस केस को सुलझाती है। यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी बिसरख थाना के जो SHO होते हैं अनिल राजपूत जी। उन्होंने जितनी ज़्यादा सीरियस तरीके से इस केस को लिया, यकीनन ये काम सैल्यूट करने लायक है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स हैं। वक्त होता है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।